नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो इस सीरीज का ये मेरा 14वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 13 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको घटना चक्र पूर्वालोकन इंडियन पॉलिटी PYQ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डिकोड एग्ज़ाम के वीडियोज अब आपको फेसबुक पर भी देखने को मिलेंगे। तो हमारा फेसबुक पेज है डिकोड एग्ज़ाम, ये सर्च करके फेसबुक पर आप करेंगे सर्च तो आपको हमारा पेज दिख जाएगा। उस पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब आगे जितने वीडियोज आएंगे वो फेसबुक पर भी आएंगे, तो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में भारत के राष्ट्रपति यानी संघीय कार्यपालिका से के तहत भारत के राष्ट्रपति से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो कुल 130 प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भारत के राष्ट्रपति से पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। हालांकि बहुत सारे प्रश्न रिपीटेटिव हैं, लगातार एक ही तथ्य को पूछा गया है, लेकिन कुल मिलाकर 130 प्रश्न हमें देखने को मिले हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए डिकोड एग्जाम की ओर से एक अभ्युदय बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करवाई जाती है। तो सारी चीज़ें आपको यानी एक एक टॉपिक ठीक प्रकार से सबसे पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, टेलीग्राम पे टेस्ट आयोजित कराए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस अभ्युदय बैच के तहत हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से चर्चा है कि बहुत जल्द ही RO ARO का नोटिफिकेशन आने वाला है, और ऐसे में इस बार खूब सारे पद आ रहे हैं। 400 से तो ऊपर पद की बात जो है इनिशियल नोटिफिकेशन में हो रही है, और बाद में जाकर के जैसा आप जानते हैं कि पदों की संख्या में वृद्धि होती है। तो काफ़ी अधिक पोस्ट जो है इस बार समीक्षा अधिकारी के तहत आ रहा है। और ऐसे में अगर आपने मन में ठाना है कि नहीं समीक्षा अधिकारी इस बार आपको बनना है, तो जल्द से जल्द इस कोर्स से आप जुड़ जाइए और टारगेटेड तरीके से बिल्कुल सुकून से एक ही स्रोत से आप अपनी तैयारी को प्रारंभ करिए हम लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो प्रश्न और उसके नीचे वो प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है वो आप देखते हुए चलेंगे। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो निम्नांकित में से ए भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के प्रमुख हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं और भारत की एकता, संप्रभुता और सुदृढ़ता के ये परिचायक हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हमारा उत्तर होगा। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो है भारत के राष्ट्रपति, भी हमारा उत्तर होगा। अब तीसरा प्रश्न आ गया। प्रश्न पुराना है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 1998 का है। कथन और कारण का प्रश्न है। पहला कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो निश्चित रूप से यह वाक्य सही है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, क्योंकि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजशाही है। यानी ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख है यानी ब्रिटेन का राजा या रानी यानी ब्रिटिश क्राउन जो है वो एक ही खास परिवार का व्यक्ति बन सकता है।
और ब्रिटेन के नागरिक ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। जबकि भारत में क्या है, भारत में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। यानी भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, वो गणतंत्र की यही परिभाषा है कि वहां राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से चुन कर आके आएगा। तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जनता से चुन के आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र भी है और भारत एक गणतंत्र भी है। जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, बल्कि ब्रिटेन आज भी एक राजतंत्र है जो कि पूर्ण रूपेण लोकतंत्र है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, गलत है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है। भारत में शासन की संसदीय शासन प्रणाली है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा दो तरह के एग्जीक्यूटिव हमें देखने को मिलते हैं। एक जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र का जो है कार्यपालक है, जिसे हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। यानी जिसके नाम से, जिसके आदेश से भारत सरकार का सारा आदेश और जो है सारे कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन वो आदेश और वो कार्य करने का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो संसदीय शासन वाले देशों में, जैसे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो भारत में दो तरह के हमें एग्जीक्यूटिव दिखेंगे। एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र का, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, और एक रियल एग्जीक्यूटिव है जो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यानी राष्ट्रपतीय प्रणाली है, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर कि अमेरिका का राष्ट्रपति रियल एग्जीक्यूटिव है। तो ऐसे में भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति रियल एग्जीक्यूटिव है, वो नाम मात्र का नहीं है। तो केवल ए सही है परंतु आर गलत है, यही हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्न कथनों पर विचार करना है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, तो निश्चित रूप से संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 स्पष्ट रूप से यह बताता है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। यह गलत है, राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा है। तो कथन ए सही है परंतु आर गलत है, यह हमारा उत्तर होगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। यह संवैधानिक प्रावधान है। वास्तविकता यह है कि संघीय केंद्रीय परिषद संघीय मंत्रिपरिषद जो भी उन्हें कहती है वो उस हिसाब से राष्ट्रपति काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करते हैं। अगला, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है, तो निश्चित रूप से केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित है और केवल एक हमारा उत्तर होगा। अगला, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है? तो अब सीधे सीधे आपसे जो है अनुच्छेद पूछा जा रहा है और निश्चित रूप से सी हमारा उत्तर होगा, अनुच्छेद 53। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित की गई हैं? तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। अगला, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां को किसमें निहित किया गया है? तो निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है, एक ही तथ्य घुमा फिरा के। अब आ गया लेटेस्ट प्रश्न, यूपी आरओ प्री 2023 का प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। आइए देखें क्या पूछा जा रहा है। तो अभिकथन को पढ़ते हैं।
संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। तो निश्चित रूप से तो ये तो सही है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। संविधान यही बताता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कारण, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, अतः संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। तो यह एक तार्किक वाक्य बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि RA की सही व्याख्या करता है। RA की क्या कर रहा है? सही व्याख्या करता है। पहले क्या कहा जा रहा है कि मतलब कारण को पहले पढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसीलिए तो संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। तो हम क्या कहेंगे? A एवं R दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या करता है। अब जो है अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने, व्यवसाय का मतलब यह है कि सरकार का जो कार्य है उसको चलाने की यहां बात हो रही है, से संबंधित हैं। तो दोनों A और R सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, B हमारा उत्तर होगा। दोनों दो तरह की बातें कर रही हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, तो कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो ये तो प्रधानमंत्री में भी निहित हो सकती हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हो रही हैं, जुड़ नहीं रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। तो यह सही है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। देखिए, हमेशा एक्सट्रीम वाक्य को पकड़ने की जरूरत है। अब किसी को ऐसी शक्ति थोड़े दे दी जाएगी कि वो जो है विधायिका से भी ऊपर हो जाए, यानी जो है उस पर कोई विधायी नियंत्रण ही ना हो, तो ये गलत है। तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, वही सर्वोच्च कमांडर है। तो हम क्या कहेंगे? ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। अब अगला, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति के लिए यह कहा गया है कि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, वो राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, सुदृढ़ता का वो परिचायक है। तो वो प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा है इस समय? भारत के राष्ट्रपति जी या भारत के प्रधानमंत्री? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी। तो परंतु राष्ट्र का नेतृत्व, इसीलिए कहा गया है कि भले ही राष्ट्रपति राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्र का करता हो, लेकिन उसका नेतृत्व तो प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह बात कही गई है राष्ट्रपति के विषय में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन वाले प्रश्न बहुत हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। निश्चित रूप से एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो अब हम ऐसे में कहेंगे कि दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 16 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा
एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो ये बी और सी दोनों हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आगे बढ़े प्रश्नों पे, उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से यूपी पीसीएस 2026 प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपको सभी टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है, टेलीग्राम पे लगातार टेस्ट आयोजित करवाए जाते हैं, उत्तर लेखन की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। सारी चीज़ें इस कोर्स के तहत आपको मिलता है। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे संपर्क करके इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। अब जो है अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल नहीं, राज्य विधानसभा केवल, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही है, यानी 18 का जो हमारा उत्तर है वो डी सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो यही सी हमारा उत्तर होगा, इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। अगला, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी को ये अधिकार दिया गया 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कि यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये पहली बार हुआ। इससे पहले केवल राज्य की विधानसभाओं के ही निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। केंद्र शासित प्रदेशों का कोई दखल नहीं था राष्ट्रपति के चुनाव में। तो दिल्ली और पुडुचेरी यही हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गढ़ में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत किसी भी तरह के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसके पीछे तर्क ये है कि भारत में सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं, और ऐसे में अगर विधान परिषदों को भी आप हिस्सा लेने के लिए देंगे तो फिर जो है स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ा जाएगा, हर जगह तो है नहीं। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं सम्मिलित होते हैं, निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ये जो डी हमारा ऑप्शन है ये सबसे सही है। अब वैसे तो ए बी भी सही है, लेकिन पूरी बात एक लाइन में यहां कही गई है, मतलब पूरी बात है, यहां अधूरी बात है, यहां अधूरी बात है, यहां पूरी बात है कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। डी हमारा उत्तर है। अब जो है अगला, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। गलत है, तो 1, 2, 3 हमारा उत्तर है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल राज्यों की विधानसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी हमारा उत्तर होगा। आप देख रहे हैं एक ही फैक्ट कितना बार रिपीट हो रहा है।
ठीक है, इतनी बार रिपीट हो रहा है कि आप लोग परेशान हो जा रहे होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ध्यान से क्या पूछा जा रहा है, जो सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदौती से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, तो यही प्रावधान है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, तो ये नियम है कि राष्ट्रपति तब तक पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण न कर ले, यानी जो है पद की निरंतरता रहे। अगला, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यही गलत है। निर्वाचक मंडल जो है, जो प्रेसिडेंशियल कॉलेज है वो अपूर्ण है। मान लीजिए कहीं किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो इसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2003 का प्रश्न है, क्या है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, ध्यान से, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या, राज्य की बटा राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 100 की संख्या नहीं, ये 1000 है। ठीक है, अभी हम फार्मूला देखेंगे। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को मतों का कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तो देखिए स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि एक तो स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन सभी राज्यों में एक समान होना चाहिए, यानी उनके जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक जनसंख्या है तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग का वैल्यू है वो बहुत अधिक है, जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, तो वहाँ हम देखेंगे कि सिक्किम का जो स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है राष्ट्रपति के चुनाव में वो लगभग जो है बहुत कम है। तो अब ऐसे में एक तो फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संघ और राज्यों के बीच जो है समानता होनी चाहिए, यानी जितना टोटल राज्य और संघ शासित जो दो हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, उनके मत का मूल्य है टोटल उतने ही का मत मूल्य होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मत का मूल्य। वो सब हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो है सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य, ये दो सही है। और तीसरा क्या है, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, तो ये IAS प्री 2003 में प्रश्न पूछा गया। और 12वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2002 में, जिसमें 4896 जो है मतदाता थे, तो ये जो है गलत हो गया और ये पहला गलत हो गया, तो केवल 2 सही है, बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब समझ लीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत होता है। 2 फार्मूला है। अगर आपको एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो वो ये फार्मूला है कि राज्य की जो कुल संख्या जनसंख्या है और राज्य विधानसभा के कुल जो निर्वाचित सदस्य हैं उस की संख्या और गुणे 1000 करके इसमें जो है भाग दे दीजिए, आ जाएगी। संसद के एक मत का मूल्य मानी एक MP के मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य जोड़ दीजिए और संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो एक MP के मत का मूल्य होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, एक चीज ये भी समझ लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या से आशय है वो 1971 की जनसंख्या से आशय है, जबकि संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि जो अंतिम जो जनगणना होगी जिसके आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं उस जनगणना को माना जाएगा। तो दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया कि भाई उत्तर के राज्यों में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो अंत में इंदिरा गांधी ने यह कहा कि अच्छा ठीक है, हम 2000 तक ये कर देते हैं कि 1971 की ही जनगणना होगी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने बढ़ाकर 2026 कर दिया, तो अभी तो 2026 तक 1971 की जनगणना है। तो ये 1971 की जनगणना है। आपने फार्मूला देख लिया, तो आइए उत्तर प्रदेश से देखें। उत्तर प्रदेश 27वें नंबर पे है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो लेकिन ये चार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है,
उत्तर प्रदेश 27वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में कुल विधायक कितने हैं? 403 हैं। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 8,38,49,905। अब आपको लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो ये 1971 की जनगणना में इतना ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। तो इसमें क्या करना है, 403 में पहले 1000 का भागा दे दीजिए, जो संख्या है उसका 8,38,49,905 में भागा दे दीजिए। आपको जो है 403 में 1000 का गुणा कर लीजिए और 8,38,49,905 में जो है भागा दे दीजिए। ये 1000 का गुणा इसलिए किया जाता है कि संख्या कम रहे। तो 208 कितना वोट का मूल्य है? उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य कितना है? 208। और टोटल उत्तर प्रदेश का वोट का मूल्य क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो 208 गुणे 403 हम कर देंगे तो 83,824। तो सबसे अधिक वोट का वैल्यू अगर कहीं के विधायक का है तो वो उत्तर प्रदेश का विधायक है। कितना है? 208। और सबसे कम वैल्यू अगर कहीं की है तो वो है 7, सिक्किम की। और सिक्किम के पूरे राज्य के कुल वोट की वैल्यू 224 है। कितना है? केवल 224। और यूपी के एक विधायक के, एक एमएलए के वोट की वैल्यू 208 है। तो अब ऐसे निकालते हुए सबका टोटलिंग आ जाएगा कि कितना हो गया। तो सब जोड़ के कितना है? 5,43,231। तो 5,43,231 वोट अगर राज्यों का है तो इतना ही वोट एमपी का भी होना चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों का। तो आप देख लीजिए अब क्या करना है। 5,43,231 में 776 जो कुल संख्या है एमपी की, 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से, तो कुल 776 में भाग देने पे 700। ठीक है, अब कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं, ये समझ लीजिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनगणना से ऐसे 1971 की जनगणना से 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि वर्ष 2026 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनगणना को अपनाया जाएगा। इसी से रिलेटेड बिल अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर के आई थी, जो कि गिर गया है, आप लोग जानते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कुल 4,033 विधायक, जिनके कुल वोट का मूल्य है 5,43,231, कुल 776 सांसद, जिनमें 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से हैं। इनके कुल वोट का वैल्यू कितना है? 5,43,200। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कुल 4,809 निर्वाचक सम्मिलित हैं, जिनके कुल मतों का मूल्य है 10,86,431। और आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में एक सांसद के मत का मूल्य 700 है और सबसे अधिक मतों का मूल्य है यूपी के विधायक का 208 और सबसे कम सिक्किम के विधायक का 7। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका प्रश्न है पहला, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो निश्चित रूप से हमने देखा कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। यह भी हो सकता है इस तरह से कि किन्हीं दो राज्यों के वोट का मूल्य बराबर भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये जो है एक इस स्थिति है कि हो सकता है, लेकिन जो मूल बात है वो है कि अलग अलग होता है। तो ये सही है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये गलत है, दोनों का बराबर होता है। तो ऐसे में केवल एक सही है, तो ए हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान पीसीएस प्री 2024 का प्रश्न है। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यों की विधानसभाओं और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो ये सही है। दिल्ली और पुदुचेरी की बात हो रही है। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। सही है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। यह भी सही है। अब अगला, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के। तो यही गलत है, 1000 होगा।
ठीक है, तो डी हमारा उत्तर होगा, 100 नहीं 1000। अब अगला, अब ये IAS प्री 2023 का प्रश्न है, लेटेस्ट है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में 4 कथन है। पहला कथन, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्ह हैं, योग्य हैं। तो गलत है, नहीं, नॉमिनेटेड की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना अधिक होता है। गलत है। अब बताइए, 403 में विधायक हैं तो यूपी के एक विधायक के वोट का वैल्यू 208 है, लेकिन अगर इसी को डबल कर दीजिए कि 800 विधायक हो जाए तो वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे गिर करके आधी हो जाएगी। तो यहां उल्टी बात लिखी गई है। यहां क्या लिखी गई है, उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है जितना विधानसभा की सीटें बढ़ती है, नहीं कम हो जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। नहीं, मध्य प्रदेश के वोट विधायक के वोट, एक वोट की वैल्यू 131 है, जबकि केरल के एक विधायक के वोट की वैल्यू 152 है। तो यह भी गलत है। अगला, पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों कुल संख्या से अनुपात अधिक है। तो यह सही है। अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक के वोट का वैल्यू 8 है, जबकि पुदुचेरी के 16 है। तो निश्चित रूप से इसका मतलब है पुदुचेरी की जनसंख्या अधिक है। अब ये देखिए, चारों के चारों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो अब तो ये तो वही बात हो गई ना कि अगर कोई परीक्षक बैठा है तो इस तरह से एग्जामिनर उनके साथ कर दिए। ये तो इसी तरह की बात हुई कि शोएब अख्तर जो है इतने दूर से दौड़ करके 160 के स्पीड से गेंद फेंक रहा है और राहुल द्रविड़ क्या कर रहे हैं कि उसको वहीं पर जो है दबा दे रहे हैं। तो ऐसे में इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि बॉलर आके कहता है कि ये मत करो भाई, ऐसा है कि तुम छक्का ही मार दो, लेकिन ये काम मेरे साथ मत करो। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर होगा। अगला, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य क्या था। अब देखिए, ये जो है राज्य स्पेसिफिक प्रश्न हो गया। ठीक है, इसलिए कम से कम उत्तर प्रदेश का तो आपको याद रहना ही चाहिए। तो हमारा उत्तर है 129। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, तो मान लीजिए किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में किन परिस्थिति में वोटर नहीं हो सकता, ये पूछा जा रहा है। तो वो स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का, तो मुख्यमंत्री तो जिस राज्य में दोनों सदन हैं, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो वहाँ जो है विधान परिषद का मेंबर भी मुख्यमंत्री बन जा सकता है। जैसे बिहार में तो नीतीश कुमार विधान परिषद से ही आते थे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे विधान परिषद के सदस्य रहे, उससे पहले बहन मायावती जी थी तो वो भी जो है विधान परिषद की सदस्य थी। और योगी जी भी अपने कार्यकाल में जो पहला उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल था वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में ही था, अभी विधानसभा के वो सदस्य हैं। तो अगर वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा तो वोटर नहीं हो पाएगा। अब जो है अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की। अब बताइए, कितनी बातें कह दी गई और पूछा क्या जा रहा है कि ये जनसंख्या किस ईयर के तहत की गई है। तो ये 1971 की जनगणना के तहत आंकड़े अभी भी चल रहे हैं। लेकिन देखिए प्रश्न कितना लंबा, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। पहले संख्या 20-20 थी। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो यही सही नहीं है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों सही हैं। अब जो है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हाँ,
भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति को, लेकिन भारत में उसका जन्म हुआ हो ये आवश्यक नहीं। हालांकि इस तरह की आवश्यकता होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़े है कि कोई इटली का नागरिक भारत में आकर 15-20 साल रहकर यहाँ का नागरिक हो जाए, फिर भारत का राष्ट्रपति हो जाए, भारत का प्रधानमंत्री हो जाए, तो ये अजीब लगेगा ना। 130 करोड़ से अधिक लोगों के देश में कोई विदेशी व्यक्ति आकर के भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाएगा तो वो ठीक बात तो लगती नहीं है। लेकिन प्रावधान ऐसा नहीं है, ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का जन्मा नागरिक नहीं। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, निश्चित रूप से। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति के लिए यह है कि उसे लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता चाहिए वो होनी चाहिए। तो ऐसे में केवल 2 सही है, तो बी हमारा उत्तर होगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष, तो पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। अब देखिए, अब आप लोगों में से बहुत लोगों को लगेगा कि अरे क्या बात है, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। देखिए एक चीज, आप लोगों में बहुत बार आप लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत अनिवार्य होनी चाहिए किसी भी जो है राजनीतिक पद के लिए, विधायक सांसद होने के लिए। तो ये तो भार आप ही लोगों के ऊपर है ना कि आप लोग पढ़े लिखे लोगों को चुनिए। भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनेगा, तो ये भार तो हम लोगों पे ही है कि किस तरह के प्रत्याशी चुन रहे हैं। और हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जाति पे, बिरादरी पे वोट कर रहे हैं, जो है माफियाओं को वोट करके जिता रहे हैं। तो स्वयं के विवेक पर तो संविधान ने सबको छोड़ा है कि भाई देश की जनता जैसी रहेगी उसी तरह से उसका लीडर चुन करके आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। नहीं, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य अगर भारत का राष्ट्रपति हो जाता है तो राष्ट्रपति होते ही ये मान लिया जाता है कि उसने अपने पद का त्याग कर दिया है। अगर वो सांसद है था तो अब नहीं है, और अगर विधायक था तो अब नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अमेरिका में 2 बार है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं अमेरिका में। तो अनुच्छेद 57 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ विवाद कौन सुनेगा भैया? सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा। ये इसकी अनन्य अधिकारिता है, तो सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, और कौन सुनेगा। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। लेटेस्ट प्रश्न है आईएएस प्री 2023 का। पहला, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की स्थिति से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि अगर किसी मामले में उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर दे राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति जितने दिन अपने पद पर रहकर जो कार्य किए हैं वो अविधि मान्य हो जाएगा, वो मतलब समाप्त हो जाएगा, उस कार्य की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो ये गलत है, जो कार्य कर दिए वो वैलिड है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं, उनके निर्वाचन अभी होना शेष है। गलत है। यह कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर स्थगित कर दिया जाएगा कि अभी 2-3 विधानसभाओं में जो है निलंबित हैं, तो जब उनका चुनाव हो जाएगा तब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है ऐसा हुआ है कि जब जो है विधानसभाएं कई मतलब 2-3 राज्यों में विधानसभाएं भंग थी, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। यह भी गलत है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना होता है, यह भी गलत है। इस तरह का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो आप देखिए
40 का जो उत्तर होगा वो डी है, कोई भी नहीं। अब बताइए, इतना मेहनत करके प्रश्न बना रहे हैं, कोई सही नहीं है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो अपने पद ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, यही प्रावधान है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। अब देखिए कितना रिपीट होगा यही प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है और जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया चला करके हटाया जा सकता है। तो यह अधिकारिता निश्चित रूप से संसद के पास है। अब जो है अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में किस आधार पर चलाया जा सकता है? तो संविधान का उल्लंघन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। अब जो है अगला, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो सी, महाभियोग के द्वारा। अब जो है देखिए एक ही तरह के प्रश्न कितना रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है, तो सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 61। अब जो है अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। देखिए कितना बार ये पूछा जा रहा है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो निश्चित रूप से संसद के दोनों सदनों को है। अगला, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो निश्चित रूप से संसद के दोनों सदनों द्वारा। अब ये सब पुराने प्रश्न हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, बी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधानसभाओं का रोल होता है, आधा वेटेज उन्हीं का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को जब उसके पद से हटाया जाता है यानी महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अब जो है अगला, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? देखिए लेटेस्ट प्रश्न है, तो निश्चित रूप से राज्य विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 58 का ए हमारा उत्तर है। आइए एक बार डिस्कस कर लें। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया हो, तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन भारत के इतिहास में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है, ये एक तथ्य है। महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य में, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा है, उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। किंतु ऐसा प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व उस सदन, जिस सदन में प्रस्ताव आ रहा है, कि 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है कि भैया आपके खिलाफ हम महाभियोग ला रहे हैं। महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। 2/3, 2/3 मेजॉरिटी, जिसके पश्चात प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाता है जहां राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं।
यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन हटाने में भाग लेते हैं। किंतु राज्य विधानसभाओं के सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो तो 6 महीने में उसको भर लिया जाना चाहिए। पदासीन राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से, कहने का मतलब 5 साल पूरा नहीं हुआ लेकिन कोई कारण हो गया जिससे रिक्ति आ गई, तो ऐसे में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। तो रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर नया चुनाव हो जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह है। डी हमारा उत्तर होगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 माह तक वो कार्य करेंगे। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो निश्चित रूप से जब भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश से खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ऐसा स्थिति जब राष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो निश्चित रूप से नंबर आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, यदि किसी समय राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो निश्चित रूप से भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। अब जो है अगला प्रश्न, अब जो है यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धारण करेगा। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। जो शेष प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।